बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारी बातें, पहली बिलावल का दौरे भारत जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत बातें हो रही हैं। दूसरी, कल समाअत रही है सुप्रीम कोर्ट ने इसी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन 14 मई को होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल ने जो कल इंडिया का विज़िट किया है और जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई है। सबसे पहले जो इंडिया के जो हमारे एक्सटीरियर मिनिस्टर थे इंडिया के, जो बयानबाजी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और सारे बेसलेस पॉइंट्स उन्होंने किए। वो एक होस्ट कंट्री थे, उनका कहना था कि ये फोरम कोई बायलैटरल फोरम नहीं, ये मल्टीलैटरल फोरम है, इसलिए हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मल्टीलैटरल फोरम तो सार्क भी था, तो जब पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस होनी थी तो फिर क्यों उसने लॉबिंग की, क्यों वो इसके इतना अगेंस्ट हुआ और सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में नहीं होने दी? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान आए। दूसरी तरफ जब एशियन कप होना था तो उसने उस पर भी एक सोचा शुरू कर दिया कि जी हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी। और वो जो उन्होंने किया, जिसका उन्होंने रिसीव किया, अगर आप एक डिप्लोमेटिक हिसाब से देखें इस तरह, तो ये आपका एक्ट शो करता है कि आप कितने सिविलाइज्ड हो। आपकी एरोगेंस, मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया, जिस तरह उनका बिहेवियर थ्रू आउट उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ रहा, वो ब्लो द बेल्ट बिहेवियर था। एक एरोगेंस थी उनके बिहेवियर में, एक चाइल्डिश एंड चीप बिहेवियर था। और जो बातें उन्होंने की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, वो सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम आते। आज तक जितनी भी दहशतगर्दी इंडिया में हुई जिसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान लगाए, उसमें से कोई भी इल्ज़ाम वो प्रॉपर साबित नहीं कर सका। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स, कुछ धमाके, कुछ दहशतगर्दी के इवेंट ऐसे थे कि जहाँ उनकी अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये अंदरूनी तरीके से, अंदरूनी लोगों की तरफ से हो, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। तो उन्होंने जो भी बातें की, जो भी इल्ज़ाम और जो भी उंगलियाँ पाकिस्तान पर उठाई, वो बेसलेस थी। उसका कोई पॉइंट नहीं था, उसका कोई स्टैंड नहीं था। अब आते हैं हम बिलावल साहब की तरफ। क्या बिलावल को ये दौरा करना चाहिए था? अब शुरू करते हैं कि जब ये दौरा अभी हुआ भी नहीं था, उसके 20 दिन पहले एक चर्चा शुरू हो गया था, एक अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी कि बिलावल साहब जी इंडिया जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं। और आपने उसका रिस्पांस भी इंडिया मीडिया में देख लिया था, किस तरह से उनका एक्सटीरियर मिनिस्टर आकर बयान दे रहा था। वो ये शो कर रहा था कि जैसे पाकिस्तान मरा जा रहा है उनसे मिलने के लिए, और वो बिल्कुल तैयार नहीं है मिलने के लिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब पहले ही ये सिचुएशन डेवलप हो गई थी तो क्या बिलावल को जाना चाहिए था? दूसरी बात ये कि जी बिलावल साहब ने कहा कि मैं जो हूँ सिर्फ एक एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहता, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन देखें, हर कंट्री की एक पोजीशन होती है, हर कंट्री का अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है और हर कंट्री के साथ अलग से होती है। मतलब इंडिया के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी अलग होगी, चाइना के साथ अलग होगी, रूस के साथ अलग होगी, अमेरिका के साथ आपकी पॉलिसीज़ अलग होती है। आपका एक स्टैंड होता है, आपका अपना स्टैंड होता है। तो जब हमारा इतने अरसे से ये स्टैंड चल रहा था कि जो उसने एक्ट कश्मीर पर किया है, जो उसने 370 आर्टिकल, जब तक वो हटा नहीं लेता पाकिस्तान उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन इतने सालों से जिस बात पे हम खड़े हुए थे, बिलावल ने वहाँ जाकर जो है वो हमारा जो भी पॉइंट, हमारा स्टैंड था, उसको मलिया मेट कर दिया। तो दूसरी तरफ से तो यही आएगा ना कि वो तो इस हमारी चीज़ को कमज़ोरी समझे। दूसरी बात यह कि ये जो मीडिया सारी अफवाहें, जो इसके अपने जो जिनको हम लिफाफी भी कह लें, वो कह लें कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से दौरा था, जी आप इसको बिलावल पर क्रिटिसाइज़ ना करें। देखिए, पाकिस्तान की बात ही तो जी मानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को। लेकिन जब हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम पाकिस्तान के मफादात को देखते हैं, फिर हम पाकिस्तान के इज़्ज़त और वक़ार को देखते हैं, ना कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सेल्फ प्रमोशन किस में होती है, ये देखा जाता है। डिप्लोमेटिक हिसाब से ये दौरा होना ही नहीं चाहिए था। फॉरेन पॉलिसी, मुझे नहीं पता कि फॉरेन ऑफिस ने इस बात की, इस दौरे की इजाज़त कैसे दे दी, जब हर चीज़, हर माहौल क्लियर था, हमारा स्टैंड क्लियर था। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों एक जस्टिस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इंडिया में, तो यहाँ से हमारा कोई वहाँ इंडिया शिरकत करने नहीं गया था, बल्कि इवन कि हमारी जो चीफ जस्टिस अता बंदियाल हैं उन्होंने भी नहीं शिरकत की थी। जस्टिस मुनीब ने थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस उसमें शिरकत की थी, वर्चुअल शिरकत की थी, वो उधर नहीं गए थे। तो एक चीज़ क्लियर चलती हुई आ रही है, तो आपको वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती करवाने का क्या शौक पड़ा था? वहाँ पे मतलब आपने उनको मौका दिया है ना कि आप बैल हमें मार, आपने उनको मौका दिया ये बताने का कि देखो हम कितने कमज़ोर हैं और हम आपकी तरफ झुके आ रहे हैं। और फिर ऊपर से उनका एरोगेंस एटीट्यूड, जो एटीट्यूड उन्होंने शो किया।
अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरनल क्वेश्चन यह आता है कि ये उन्होंने ऐसा क्यों शो किया। उसकी वजह ये है कि देखें, जब घर में लड़ाई होती है ना तो उसका फ़ायदा बाहर वाले लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, इसमें कोई ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, और वहाँ पे दूसरी तरफ जो है इंडिया को ये इल्ज़ाम है कि वो वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसकी मईशत ग्रो करिए। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा, ये एरोगेंस उनमें आ गई कि तुम हो क्या। उन्होंने पाकिस्तान को पूरी कॉन्फ्रेंस में ये जताने की कोशिश की है तुम हो क्या। और इसके लिए थैंक्स टू बिलावल भुट्टो कि आपने ये स्टेप लिया और आप वहाँ गए ताकि वो हम पर उंगलियाँ उठा सकें, वो हम पर बता सकें कि हम एक दहशतगर्द कंट्री हैं। इसमें मैं दूसरी बात भी ये करूँ कि जब हमारे मुल्क में ये बातें चल रही हैं कि जी हम एक दहशतगर्द मुल्क है, हमारे मुल्क में इतनी दहशतगर्दी का ख़तरा है और ये हो जाएगा, सिर्फ एक इलेक्शन रुकवाने के लिए जो नैरेटिव आपने ख़ुद बिल्डअप किया है, अब लोग उसका फ़ायदा तो लेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे मैं कल एक किताब पढ़ी थी सदरुद्दीन हशवानी की, जो कि हाशू ग्रुप के चेयरमैन है। उन्होंने अपनी किताब में एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है ना, वो एक सनत का इख्तियार कर चुके, क्योंकि यहाँ पे दहशतगर्दी इसलिए होती है कि अपने मफादात हासिल किए जा सकें। इसमें इसलिए होती है कि जी आपने अगर कोई बात मनवानी है और कोई मान नहीं रहा तो फिर उस सिलसिले में आप दहशतगर्दी करके जो है सारा माहौल क्रिएट करो और अपने मफादात और अपनी जो बात आप करना चाहते हो, जो मकासद आप हासिल करना चाहते हो वो करो। तो जब हमारा अपना घर इतना कमज़ोर हो चुका है, हमने अपनी मफादात की भेंट अपने घर को चढ़ा दिया, तो बाहर वाले तो उसका फ़ायदा लेंगे ही लेंगे। तो अब इलेक्शन पर बात आ गई तो कल फिर एक बड़ी समाअत हुई थी, लेकिन समाअत बहुत लंबी नहीं हुई थी क्योंकि वो 2 घंटे से ज़्यादा की समाअत नहीं हुई, जिसमें जो पीडीएम का मौक़िफ़ था वो यही था कि जी हमने मुज़ाकरात किए हैं और तमाम पार्टी इस चीज़ पर कन्विंस हैं कि एक दिन में इलेक्शंस होना चाहिए। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने भी एक ख़त लिखा, मतलब अपना पूरा मौक़िफ़ वहाँ पे बयान किया है। लेकिन अंदर खाते क्या हो रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो अपरेंट है, जो सबको पता है। लेकिन अंदर खाते बात ये है कि इलेक्शन तो वो कह रहे हैं कि इसी सूरत में हो सकेंगे जब इमरान खान जब हुकूमत में आएगा तो वो कोई सख्त फ़ैसले नहीं लेगा। असल में इनको डर यही है कि अगर इमरान खान हुकूमत में आ जाता है तो कहीं वो बहुत सारे सख्त फ़ैसले ना ले ले। इसके लिए जी एश्योरेंसेस मांगी जा रही है। सुनने में आया है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात हुई है बड़े लोगों से, और उसमें ये एश्योरेंस मांगी गई है। लेकिन उन्होंने कहा यार हम समझा सकते हैं खान को, लेकिन हम उसको गारंटी उसकी तरफ से नहीं दे सकते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस को भी बीच में लाया गया कि जी आप बात करें। तो अब बात यहाँ पे पहुँच चुकी है कि अगर आपको याद होगा कि अभी हमारे आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया था चाइना का, तो उन्होंने कहा था कि अगर कहते हैं तो हम चाइना को बीच में ले आते। तो उस पर इमरान खान ने कहा था ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको जो है आप बाहर वालों को इन्वॉल्व ना करें, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और इसका एक सबूत ये भी है कि आपने देखा होगा कि कल उनके वज़ीर ख़ारजा, चाइना के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने सबसे पहली मुलाकात सदर आरिफ अलवी से की है। अच्छा, बताते चलें यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर तो मौजूद नहीं था, बिलावल भी कल ही लैंड किए थे और उस पर जी वज़ीर ख़ारजा का आना ज़ाहिर सी बात है, कुछ सिग्नल्स हैं, कुछ साइंस हैं, और यही बात हो रही है कि किसी तरह कोई मफाहमत हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकल आए, हम इलेक्शन दे देंगे इस शर्त पे कि खान कोई सख्त फ़ैसले नहीं लेगा, खान जो है कोई अमेंडमेंट्स इस तरह नहीं करेगा जिससे हमारे फ़ायदे जो है वो कट डाउन हो। लेकिन अब देखते हैं कि पीर वाले दिन क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का स्टैंड से वो बार बार चेंज हो रहा है। पहले उसने कहा कि जी हमारा काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन की तारीख नहीं देना, ये इसने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में दिया था। उसके बाद अब जो है वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट तारीख कैसे दे सकती है, तारीख तो हम देंगे। पहले अगर आपको याद हो वो सुप्रीम कोर्ट गए इस वजह से थे कि उन्होंने कहा था कि जी हमारा काम तो तारीख देना ही नहीं है, हम क्यों तारीख देंगे, वो दे सदर दे, गवर्नर दे, हमारा काम इलेक्शन करवाना है। अब वो कह रहे हैं कि जी वो लोग तारीख क्यों दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तारीख कैसे दे सकते हैं, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। तो अब इलेक्शन कमीशन भी है ना, कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी उधर लुढ़क रहा है, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है ना। अब ये खुद अपने मौक़िफ़ को चेंज करें। अब इन सूरत हाल में जो भी पाकिस्तान की सूरत हाल बनी है उसका फ़ायदा तो जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है इंडिया नहीं उठाएगा? क्या इंडिया हमें डिग्रेड करने की और कोशिश नहीं करेगा? इस वक्त होना ये चाहिए था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनकर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था, हमें नो करना चाहिए था इंडिया को। वो दौरा इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या काउंटर पॉलिसी लाते हैं, क्या हम अभी भी इंडिया की तरफ बिछे जाएंगे या हम स्टैंड लेंगे, क्योंकि इंडिया ने तो कह दिया है कश्मीर वॉज, कश्मीर इज़ एंड कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या अब पाकिस्तान इस पर
क्या मैसेज कन्वे करता है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की। देखते हैं कि अब वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं और पूरी सूरत हाल में इलेक्शन क्योंकि अब नामुमकिन ही लगता है 14 मई को। तो देखते हैं कि पीर को क्या होता है। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट से यकजहती के लिए इमरान खान ने कॉल दी हुई है, रैलियां पूरे मुल्क में निकल रही हैं। देखते हैं कि अता बंदियाल साहब डट के खड़े हैं या ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे जो भी हमारा व्लॉग होगा उसमें हम बाकी तफसील आपको देंगे, लेकिन हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।